प्रॉपर्टी का टाइप देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का कितना टाइप होता है ये हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड टाइप इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दो टाइप है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा एक एक करके। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज या मास से इंडिपेंडेंट हो, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा हो कि सिस्टम का साइज कितना है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज और मास से इंडिपेंडेंट हो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज या मास पर डिपेंड करे उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे। दिस इज इंडिपेंडेंट of mass or size of the system। mass or size of the system। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? दिस डिपेंड्स on mass or size of the system। size of the system, उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का देखिए, पहले मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं आपको। प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ETC। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या एग्जाम्पल होगा? वॉल्यूम एंड जितने भी एनर्जी का फॉर्म्स है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी तरह का एनर्जी होगा वो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया है
कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा। मैं एक एक एग्जाम्पल को समझाऊंगा आपको कि ये इंटेंसिव क्यों है और ये एक्सटेंसिव क्यों है। बस आप 1 मिनट पैसेंस रखेंगे। ओके, अब यहां से देखिए, अब आप यहाँ पे कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको याद कैसे रखें कि इंटेंसिव में इंडिपेंडेंट होगा या एक्सटेंसिव में। तो इस कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए देखिए, यहाँ पे आई एन है, इंटेंसिव है ना जी, आई एन लगा हुआ है ना, और आई एन से ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो बस हो गया, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगा, कौन सा एक्सटेंसिव होगा, अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, और इस सिस्टम का मास, सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस है, यदि मैं सिस्टम का मास बोल रहा हूं दैट मीन्स सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इस रूम को यदि आप सिस्टम मान रहे हैं तो इस रूम में अभी क्या है, यहाँ पर एयर है, तो एयर आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एयर के बारे में बात करेंगे। वही चीज सिस्टम में जो सब्सटेंस रहेगा उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस सिस्टम में आपका मास m है। ओके, वॉल्यूम भी है इस सिस्टम का, टेम्परेचर T, प्रेशर P, डेंसिटी मान लीजिए ρ है। ठीक है, इस सिस्टम में जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वर्किंग सब्सटेंस है, तो इसका मास m है, वॉल्यूम v, टेम्परेचर T, प्रेशर P एंड डेंसिटी ρ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का टाइप जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, बीचों बीच एक इमेजिनरी वॉल से, बस सोच के, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, बस मन ही मन सोचिए और इसको 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, तो चलिए बांटा जाए। ओके, अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, एक इमेजिनरी वॉल से डिवाइड कर दीजिए। ओके, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टू नो द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, to know the type of property we divide the system by an imaginary wall। एक इमेजिनरी वॉल से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यही आपका इमेजिनरी वॉल है। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ये मान लीजिए ये रूम है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसी को सिस्टम आप मान लीजिए, और वहां पर वर्किंग सब्सटेंस का मास m प्रेजेंट है। अब आप उसी रूम को 2 भाग में बांटिएगा, मन ही मन सोच लीजिए कि इसको हम 2 भाग में बांट रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों भाग में मास कितना बच जाएगा। तो इस भाग में देखिए m/2, इस भाग में भी क्या बचेगा, मास m/2, मास हाफ हाफ हो गया।
ठीक है, मास क्या हुआ यहाँ पे, हाफ हाफ हो गया। ओके, चलिए वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम भी तो हाफ हाफ हो जाएगा, V/2, एंड यहां भी वॉल्यूम V/2। टेम्परेचर क्या होगा, आप खुद सोचिए, रूम में बैठे हुए हैं, मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, आप रूम को 2 भाग में बांट रहे हैं, तो क्या दोनों भाग का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा, तो टेम्परेचर यहां पर चेंज नहीं करेगा, दोनों भाग में टेम्परेचर सेम रहेगा। अब बात करते हैं प्रेशर का, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर आप P1 मान लीजिए, P1, यहां प्रेशर मान लीजिए P2, डेंसिटी भी यहां पे ρ1 मान लीजिए, यहां पे मान लीजिए ρ2, ठीक है। प्रेशर आप बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, जैसे आप रूम में हैं, ठीक है, तो इस रूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325 पास्कल, इतना होता है ना जी। तो रूम में इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। अब आप रूम को 2 भाग में बांट दीजिएगा, तो क्या दोनों भाग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही काम करेगा, तो प्रेशर तो यहां सेम रहेगा, तो आप यहां पे P और P ही लिख सकते हैं, यानी ये P1 और ये P2 दोनों P होगा, दोनों सेम होगा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, ये भी P और ये भी P, यानी प्रेशर भी चेंज नहीं करेगा। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से यहां समझते हैं कि आखिर प्रेशर, ये तो हो गया कि मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया कि प्रेशर सेम रहेगा। अब मैथमेटिकली भी मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं, चलिए देखिए, प्रेशर बराबर क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे सर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। क्या फोर्स को आप वेट लिख सकते हैं, वेट के फॉर्म में M/G लिख सकते हैं बाय एरिया, यानी प्रेशर इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे हैं, mg/a। ओके, यानी यहां जो ये प्रेशर है, ये P बराबर आप क्या लिख रहे हैं जी, mg/a। ओके, अब यहां पर आइए P1 पर, अब हम लोग यहां पर P1 निकालेंगे। जब आप इसको 2 भाग में बांट रहे हैं, तो एरिया भी तो हाफ हाफ हो गया, a/2, ये भी a/2 हो गया जी, एरिया भी हाफ हाफ हो गया। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए आप P1 निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट सेक्शन के लिए जब P1 निकालिएगा तो मास भी फर्स्ट सेक्शन का होगा, यानी m1, G तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय A1। M1 कितना है फर्स्ट सेक्शन में, ये हो गया फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया सेकेंड सेक्शन, तो फर्स्ट सेक्शन में मास कितना है आप खुद देख लीजिए, m/2, G डिवाइड बाय A1 कितना है जी, a/2 है, a/2, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो कितना बचेगा जी, m/G/a। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, mg/a, और ये P, ये जो आपका P था प्रेशर, ये आप निकाले हुए हैं mg/a, तो उतना ही तो आ गया जी, यानी P1 बराबर क्या हो गया, P हो गया, P1 बराबर P। उसी तरीके से आप P2 भी निकाल सकते हैं, मैं वो भी आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। P2 इज इक्वल टू क्या होगा, सेम वही m2 × G डिवाइड बाय A2। m2 सेकेंड सेक्शन में देखिए मास कितना है, m/2 है, G तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय A2, a/2, ये बाय 2 और ये बाय 2 कट गया, तो क्या बचा, m/G डिवाइड बाय A, और ये क्या है, P के बराबर है, यानी P के ही बराबर मिल रहा है आपको। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया जी, P हो गया, यानी प्रेशर भी सेम रहेगा दोनों ही सेक्शन में। तो यहां पे मैंने आपको लिख दिया था P1 बराबर P एंड P2 बराबर P।
अब यहां से देखिए, ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको क्यों बताया, ये आप 2 मिनट थोड़ा अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा। प्रेशर होता क्या है? तो प्रेशर किसी भी सराउंडिंग में यदि प्रेशर आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर मास प्रेजेंट होगा। सब्सटेंस का मास प्रेजेंट है तभी आपको प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। मास कहीं पे नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा। जैसे वैक्यूम में मास नहीं है, मास 0 है, तो प्रेशर भी वहां पर 0 होगा। तो मास होना चाहिए ना, मास ही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मास का मतलब क्या है जी? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, वही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास भी तो होगा। तो किसी भी सराउंडिंग में यदि मास प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वहां पर प्रेशर प्रेजेंट होगा। ओके, मास यदि इंक्रीज कर जाए किसी भी सिस्टम में, यदि आप मास बढ़ा दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में एयर है और अभी यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब मैं यहां पे बाहर से, ठीक है, एयर को यहां सप्लाई कर दूं, ठीक है, बाहर से मैंने यहां पे और ज्यादा एयर को मैंने सप्लाई कर दिया। अब यहां पे ज्यादा एयर हो गया, तब यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा जी? चेंज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि मास बढ़ा तो प्रेशर बढ़ गया, जो कहीं पे मास घटेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो इसी बात पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होने लगता है कि सर आप बोल रहे हैं कि किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी सिस्टम में यदि मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मास घटेगा तो प्रेशर घटेगा। बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर तो सर देख लीजिए, यहां तो मास घट रहा है तो प्रेशर सेम कैसे है? स्टूडेंट का ये डाउट होता है, कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछे थे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर प्रेशर सेम कैसे हो गया सर? तो ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने आपको बोला कि ये रूम है, यहां पर एयर है और मैंने एयर और यहां पे सप्लाई कर दिया, तो माय डियर एरिया तो उतना ही है ना, यहां पर एरिया चेंज नहीं हुआ, एरिया उतना ही है, सिर्फ मास चेंज हो रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला है mg/a, सिर्फ मास चेंज हो रहा है, एरिया उतना ही है, तब तो प्रेशर चेंज हो जाएगा ना जी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो मास भी चेंज हुआ और एरिया भी तो चेंज हुआ। मास और एरिया दोनों का दोनों हाफ हाफ हो गया और वो कैंसल आउट होके सेम प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मास घटा है, साथ ही एरिया भी घट गया है, इसीलिए प्रेशर सेम रह गया। अगर यहां पे एरिया डिक्रीज नहीं होता, एरिया मान लीजिए सेम होता, मान लीजिए एरिया सेम होता, पहले मास m था और आपने वहां से कुछ मास बाहर निकाल लिया, अब मास बच गया m/2, तो प्रेशर वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां पर दोनों चीज हो रहा है, मास भी घट रहा है, एरिया भी घट रहा है, तो प्रेशर सेम रहेगा। आई होप कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, और प्रेशर के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। जब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रेशर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं डेंसिटी के बारे में। चलिए, डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी रो, डेंसिटी बराबर क्या होता है जी? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। चलिए, अब यहां से देखिए, तो जब आपका सिस्टम ये वाला है तो उस टाइम डेंसिटी रो है, दैट मीन्स m/v है। अब आप इस वन सेक्शन में, जब आप इमेजिनरी वॉल से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वन सेक्शन में डेंसिटी कितना होगा ये देख लीजिए। तो आप बोलेंगे m1 डिवाइड बाई v1 होगा। फर्स्ट सेक्शन में मास कितना है? m/2। फर्स्ट सेक्शन में वॉल्यूम कितना है? v/2। दोनों 2 कैंसल आउट हो गया तो m/v बच गया ना जी। और यही तो आपका रो है,
यानी m/v को ही हम रो कह रहे हैं, यानी फर्स्ट सेक्शन में जो डेंसिटी होगा वो ओरिजिनल सिस्टम के डेंसिटी के ही बराबर हो गया। ओके, फिर आइए सेकेंड सेक्शन में, रो टू बराबर आप क्या लिखेंगे, m2 डिवाइड बाय v2, m2 डिवाइड बाय v2। अब यहां से देखिए, तो m2 को आप क्या लिखेंगे, m/2, v2 को भी आप लिखेंगे v/2 इज इक्वल टू m/v। ये भी आपका रो के बराबर है, दैट मीन्स ρ2 इज इक्वल टू रो। तो डेंसिटी भी माय डियर सेम रहेगा। ओके, अब आप यहां पर देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज किया और कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करे उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहां पर देखिए साइज पे डिपेंड कर गया। जब सिस्टम का साइज बड़ा था तो मास m है, लेकिन जैसे ही बेचारे सिस्टम का साइज घटा मास भी चेंज हो गया, यानी ये मास आपका क्या हो गया जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। फिर आइए वॉल्यूम के बारे में, साइज चेंज हुआ तो देखिए वॉल्यूम भी चेंज हो गया, यानी वॉल्यूम भी क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ये क्या हो गया जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आइए यहां पे, सिस्टम का साइज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, घटा है, लेकिन टेम्परेचर देखिए सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम रह गया, डेंसिटी भी सेम रह गया। मतलब ये प्रॉपर्टी जो है सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं किया। सिस्टम का साइज पहले जितना था बाद में घट भी गया, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना इनका वैल्यू पहले था उतना ही इनका वैल्यू बाद में भी है। इसका मतलब कि इस प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टी जो है सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इस सभी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, उसी तरह आपका थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी मटेरियल का, ध्यान से सोचिए, मान लीजिए ये मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, इसका कुछ थर्मल कंडक्टिविटी है। अब इस मटेरियल का साइज देखिए ये है, अब इसको आप हाफ कर दीजिए, 2 टुकड़ा में बांट दीजिए, तो क्या उसका थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा माय डियर। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर देखिए विस्कोसिटी, मान लीजिए आपके पास वाटर है तो उसका विस्कोसिटी कुछ होगा। 1 बाल्टी पानी आपके पास है तो उस पानी का विस्कोसिटी होगा। अब आप उसमें से थोड़ा पानी बाहर निकाल दीजिए, तो क्या अब उस वाटर का विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगा और कौन सा इंटेंसिव होगा। चलिए, अभी अभी आपने यहां पे देखा कि डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। तो यहां से देखिए, वी नो दैट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है जी, होता है ना। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास क्या है, तो मास आप बोलेंगे सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या होता है जी, ये भी आप बोलेंगे सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये डेंसिटी क्या हो गया जी, डेंसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया।
तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आप रेशियो निकालिएगा, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आप रेशियो निकालिएगा तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यही है ना जी, देखिए ना, ऊपर में न्यूमरेटर में भी एक्सटेंसिव है, डिनोमिनेटर में भी एक्सटेंसिव है, बट ये पूरा क्या आ गया, इंटेंसिव आ गया। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉट रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ratio of two extensive property will be an intensive property। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, इसे आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां पे एक टर्म है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज में स्पेसिफिक टर्म ऐड हुआ है। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जिस प्रॉपर्टीज के आगे स्पेसिफिक टर्म लगेगा तो वो प्रॉपर्टीज हमेशा ही एक्सटेंसिव होगा, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ में ही स्पेसिफिक टर्म लग सकता है। आप कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक टर्म नहीं देखेंगे, आप कभी नहीं देख, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर, तो आप कभी भी स्पेसिफिक प्रेशर नहीं देखेंगे। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप कभी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जहां भी स्पेसिफिक करके आप देख रहे हैं, किसी प्रॉपर्टीज में स्पेसिफिक लगा हुआ है तो वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होगा। दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्सटेंसिव। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मस्ट बी एक्सटेंसिव। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता क्या है, तो कुछ नहीं है जी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आप कैसे लिखेंगे, ये तो आप समझ गए कि ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। यानी जिस प्रॉपर्टीज के सामने साथ में स्पेसिफिक टर्म लग जाए, इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टीज में मास से डिवाइड किया गया है। फिर से सुन लीजिए, जिस प्रॉपर्टीज के साथ में स्पेसिफिक टर्म लग रहा है, इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टीज में मास से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय मास। अब यहां से देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी बाय मास हो गया, और ये प्रॉपर्टी क्या है जी, एक्सटेंसिव होगा ना, एक्सटेंसिव होगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है। जब ये एक्सटेंसिव है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक लगा हुआ है उसी प्रॉपर्टी में मास से डिवाइड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम होता है, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में स्पेसिफिक लगा हुआ है तो वो बराबर क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम में मास से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो वॉल्यूम बाय मास लिखिएगा, और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये आपका एक्सटेंसिव हो गया। मास तो पहले से ही बेचारा एक्सटेंसिव है, यानी देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बराबर आप क्या लिखे, प्रॉपर्टी बाय मास। प्रॉपर्टी तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर होगा, मास भी एक्सटेंसिव है, तो ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। और अभी अभी आपने यहां पे देखा है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हो गया जी, यानी ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, इंटेंसिव होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, चलिए ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या होगा जी, यानी आप वॉल्यूम बाय मास लिखिएगा, वॉल्यूम बाय मास। आप खुद देखिए, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल वी डिवाइड बाय मास। लेकिन जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा ना, उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल भी से डिनोट करेंगे, यानी क्या हो गया जी, यानी स्मॉल भी इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल भी डिवाइड बाय एम, कैपिटल भी बाय एम हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड, स्पेसिफिक इंट्रोपी मान लीजिए, इंट्रोपी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोपी डिवाइड बाय मास। इंट्रोपी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोपी को हम लोग जनरली कैपिटल एस से लिखते हैं, डिवाइड बाय मास एम। तो स्पेसिफिक इंट्रोपी को हम लोग कैसे लिखेंगे, स्मॉल एस से। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूरे थर्मोडायनामिक्स में आप इस चीज को देखेंगे, ठीक है। जहां भी स्मॉल लेटर लिखा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये स्पेसिफिक है। कहीं भी यदि आपको स्मॉल भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, कैपिटल भी है तो वॉल्यूम है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एनर्जी है मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय मास, यानी इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से लिखते हैं, डिवाइड बाय मास, ठीक है। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखेंगे जी, स्मॉल यू से। यहां पे आप अच्छे से लिख दीजिए, स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू डिवाइड बाय एम। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी
तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है जी, इंथैल्पी एक एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अच्छे से। इंथैल्पी डिवाइड बाय मास। इंथैल्पी को हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं, डिवाइड बाय m। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी को हम लोग स्मॉल h से लिखेंगे। कहीं भी यदि आपको स्मॉल h दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो स्पेसिफिक इंथैल्पी है, और ये क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके माय डियर, चलिए, तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। अब यहाँ पे नोट करके मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं स्पेसिफिक को शॉर्ट में लिख रहा हूं, SP डॉट करके लिख दे रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनर्जी, स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, etc. Specific properties are intensive properties. Because it is the ratio of two extensive property. ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SSC JEE में, ठीक है, या गेट के एग्जाम में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप लोग। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मान लीजिए कोई बॉडी, एक बॉडी है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा। तो यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी। इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m इफ v इज कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है, वेलोसिटी आप कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कांस्टेंट है वो, तो यदि मास, आप उस बॉडी का मास यदि आप इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा जी, इंक्रीज कर जाएगा। यदि आप मास डिक्रीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये मास पर डिपेंड कर रहा है, सिस्टम के साइज
या मास पर डिपेंड कर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी? सो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। काइनेटिक एनर्जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, सेम इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी? तो आप बोलेंगे सर mgh। mgh यानी यहां से भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास m। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m यदि h कांस्टेंट है वहां पे। इफ h इज कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट रहेगा वहां पे। इफ h इज कांस्टेंट, इसका मतलब मास यदि बढ़ेगा, मास यदि बॉडी का बढ़ गया है, ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यदि मास कम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मास के साथ वो डिपेंड करता है, मास के साथ चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल में बताया था कि उसका एग्जांपल क्या था? वॉल्यूम एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी क्या हो गया? ये सभी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हीट एंड वर्क भी प्रॉपर्टी होगा, बिल्कुल नहीं। हीट एंड वर्क क्या है? दोनों एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म देख रहे हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, इंथैल्पी हुआ, तो ये सभी एनर्जी का फॉर्म है, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। बट हीट एंड वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, वो प्रॉपर्टी नहीं होता है माय डियर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जितना भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोगों ने आज बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में देखा। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रॉपर्टी एंड नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में पहले स्टेट देखेंगे, और स्टेट पढ़ने के बाद प्रॉपर्टी का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं माय डियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी न्यू हैं वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके माय डियर, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू माय डियर।
थैंक यू।